जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का सर्वेस क्लासेस केजीजी में। जितने भी हमारे वर्दी लवर साथियों हैं और वो भी वर्दी ऐसा जिस पे कंधे पे लगा हो डबल स्टार, तो ये क्लास उन्हीं के लिए है। और हाँ दोस्तों, याद रखिए कि मद्य निषेध और अग्निशमन का बिहार दरोगा का 64 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म फिलअप हो रहा है और आपका जो रेगुलर वैकेंसी है लगभग 1288, वो मई के लास्ट में बिल्कुल आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है कि रेगुलर एक टेस्ट को लगाते रहना है और साथ ही साथ लूसेंट क्राउड और घटना चक्र को पढ़ना है। किसी भी क्लास के चक्कर में अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, पढ़ गए हैं तो पढ़िए, अगर नहीं भी किसी क्लास को पढ़ते हैं, सिर्फ एक टेस्ट आप डेली सर्विस क्लासेस केजीजी पे लगाते हैं और साथ ही साथ लूसेंट और एसपीडी क्राउड और घटना चक्र का अध्ययन करते हैं, वो भी 4 सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। घटना चक्र इस चारे का पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस। इसके अलावा घटना चक्र भी किसी का नहीं पढ़ना है और एक टेस्ट डेली लगाना है। तो वो एक टेस्ट डेली लगाने के लिए आप क्या कीजिएगा, हमारे चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी से जुड़ जाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कोटलिया जीएस टीचिंग सेंटर का वॉल्यूम 3 का टेस्ट नंबर 5 लेकर हम आए हैं। ठीक, और आपको उसके बाद हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो टेस्ट है वो टेस्ट भी करा रहे हैं, जो कि एक तो 20 टेस्ट आपका पहला बैच का करा दिए। अब हम लोग 21 टेस्ट जो कि बैच 2 का है वो भी करा रहे हैं। ठीक, और साथ ही साथ एडुटेरिया का भी टेस्ट आपको डिटेल डिस्कशन में एक अलग अंदाज में, और ये नौकरी हमारी है कि सीरीज के तहत करा दिए हैं। याद, और ये देखिए, ये टेस्ट नंबर 20 है, इस पे बहुत कम व्यू गया है। आप लोग जल्दी जल्दी इसको देखिए और व्यू पहुंचाइए ताकि वीडियो बनाने में क्या आ सके, आनंद आ सके। और आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए कोटलिया जीएस का टेस्ट प्रैक्टिस और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो नौकरी है हमारी है, और याद रखिएगा साथियों, मेहनत करने वालों के कंधों पर क्या होते हैं, सितारे चमक जाते हैं। सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, मेहनत करने वालों कंधों पे भी सितारे चमक जाते हैं। तो जो हम आपको बता रहे हैं, ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। 3 बार फोड़े हैं भाई इस एग्जाम को। वो अलग बात है कि मेरा फिजिकल नहीं हो पाता है। तो ठीक, आप लोग क्या कीजिए, एकदम जैसे हमने फोड़ा वैसे आप भी फोड़ सकते हैं 3 बार। बस आप लोग इतना कीजिए कि क्या कीजिए, जो हम बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। ये मत समझिए कि अरे ये क्या बताएगा, 900 800 सब्सक्राइबर है, इस क्या बताएगा। भाई 900 800 सब्सक्राइबर है क्योंकि फेस चेहरा नहीं है, लेकिन ज्ञान भरपूर है। आपको जो दे रहे हैं देखिए डिटेल डिस्कशन के साथ। कहता है सशस्त्र विद्रोह को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। देखिए, सशस्त्र विद्रोह को किस संविधान तो पहले क्या था, आपातकाल लगाने के लिए, पहले जो है आपका आपातकाल लगाने के लिए क्या था, आपातकाल लगाने के लिए पहले सिर्फ आंतरिक अशांति ही जिम्मेदार थी। क्या जिम्मेदार थी? आंतरिक अशांति। संविधान में ऐसा लिखा गया था कि आंतरिक अशांति पर ही क्या हो जाएगा, आपातकाल लग जाएगा। इसी का प्रयोग करते हुए 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या की, भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इसमें कहा गया आंतरिक अशांति की जगह पर कैसा विद्रोह होगा, सशस्त्र विद्रोह। मतलब सिर्फ आंतरिक अशांति है, जैसे मान लीजिए अभी पहलवानों का विद्रोह हो रहा है दिल्ली में, इस पे आप लोग राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते जब तक कि सशस्त्र विद्रोह ना हो। तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इस समय हमारे देश के कौन थे प्रधानमंत्री, हाँ, मोरारजी देसाई थे। और साथियों आपको पता है कि आपातकाल जो है, आपातकाल ये कहां से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। ओके, और साथ ही साथ क्या किया गया है कि आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में है। और इसी के तहत 355 के तहत अभी किस राज्य में आपातकाल लगा है, मणिपुर में। आप लोग ये सब देखते रहिएगा, करेंट का घटना भी। तो आपातकाल से जो संबंधित क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी मणिपुर में आपातकाल लगा हुआ है। वहां की जनजाति और आपका वहां का क्या है, एक वर्ग, जो दोनों के बीच में संघर्ष है। और संघर्ष की वजह क्या है, आरक्षण है। जैसे कि बिहार में क्या था, जातिगत जनगणना हो रहा था, तो आरक्षण यहाँ भी विवाद विवाद का मुद्दा बन सकता था। निम्न में से किस एक्ट के तहत मद्रास तथा बंबई की सरकार को पूरी तरह बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। यह एक्ट कौन था? यह था आपका पीस्ट इंडिया एक्ट 1784। क्या था? पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ओके, पता है सिडबी का पूरा नाम क्या है?
तो सिडबी का पूरा नाम है आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन कौन झील जो राजस्थान में स्थित है? आइए राजस्थान में स्थित झीलों को देखते हैं। राजस्थान में स्थित झील है आपके कौन से? फतेह सागर झील राजस्थान में स्थित है। हुसैन सागर झील ये आपका कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और हुसैन सागर झील के पास ही हैदराबाद में किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। ओके, टीआरएस पार्टी के। और यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती जानते होंगे आप लोग, 14 अप्रैल को विजडम दिवस के रूप में मनाया जाता है। केलेरू झील, ये केलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के सीमा पर है। और ये कैसा झील है? केलोरी झील तो लैगून झील है। कैसा झील है? लैगून झील है। पिछौला झील ये आपका कहाँ है? राजस्थान में। और लूकनार सागर झील ये भी आपका राजस्थान में है। तो कौन कौन राजस्थान में? 1, 4 और 5। 1, 4 और 5 कहाँ है? राजस्थान में स्थित झील है। ओके साथियों, और झीलों का टाइप भी आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं, तो जरूर देखे होंगे आप लोग। इसीलिए कहते हैं जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उन्हीं को फायदा होगा। जो भदैया मेढक की तरह एक वीडियो देखिएगा मेरा, 10 को वीडियो नहीं देखिएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जहां हम कुछ बता दिए हैं पिछले 1-2 दिन पहले ही, उसको रिपीट नहीं करते हैं। इनमें कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? बायो ईंधन का मतलब क्या होता है? वैसा ईंधन जो क्या हो, जिसको क्या किया जा सके, पुनः रिन्यूएबल नहीं किया जा सके, यानी कि इसको आप बायो ईंधन को ही क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ईंधन। गैर परंपरागत ईंधन के उदाहरण नहीं है क्या चीज? नाभिकीय ऊर्जा। बायो मतलब 2 तरह के जीव होते हैं, एक होता है बायोटिक, बायोटिक और ए बायोटिक। तो जो बायोटिक जीव से जो ईंधन बनता है उसी को क्या कहते हैं? बायो ईंधन। तो कोयला भी जैसे क्या है, कुछ पेड़ पौधे के दबने से बनता है। पेट्रोल भी समुद्री अवसादों के जमने से बनता है। मीथेन भी मान लीजिए किससे बनता है? अवसादों के जमने से या पशु के जुगाली से भी बनता है। डेनमार्क में तो क्या करता है, गाय के पशु में भी, पशु जब जुगाली करते तो उससे भी मीथेन गैस निकाल लिया जाता है। ठीक। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति की गठन की अध्यक्षता पीसी मोहनवालिस की समिति। और ये पीसी मोहनवालिस जो है ये आपका लंदन में पढ़े लिखे थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है आपका? इन्हीं के जन्म दिवस पर आपका सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। ठीक। और ये पीसी मोहनवालिस जो है आपके दूसरे क्या थे? दूसरा जो मॉडल था पंचवर्षीय योजना का मॉडल, उसमें भी क्या था? इन्हीं का योगदान था दूसरे पंचवर्षीय योजना में, सेकेंड पंचवर्षीय योजना। ओके। और 2 अन्य सदस्य भी थे इसमें। और वो अन्य सदस्य कौन था इस समिति में? तो 2 अन्य सदस्य थे, डॉक्टर डॉक्टर गडगिल जो थे, और क्या था आपका? वी के राव। कौन थे? VKR राव। ये क्या थे? 2 सदस्य थे इसमें शामिल। और आपको पता है कि राष्ट्रीय आय समिति विश्व के स्तर पर जो था वो कौन था? साइमन कोजुनेट था उसका मेंबर। ठीक है ना, स्टार्ट किया गया था। और प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? एम विश्वेश्वरैया की है। और एम विश्वेश्वरैया जो है बहुत बड़े क्या थे? विद्वान थे और इंजीनियर थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। जवाहरलाल नेहरू तो आपको जानवे करते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और दादा भाई नेहरू जी, जिन्होंने पहली बार क्या किया था? राष्ट्रीय आय की कल्पना की थी। आइए आगे देखते हैं। कहता है कल्प, कल्प किससे संबंधित है? यज्ञ से। छंद किससे संबंधित है? शब्दों की उत्पत्ति से, निरुक्त मंत्र से, और शिक्षा उच्चारण से। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ये सब क्या है? सम्मिलित ही है। आगे देखिए, कहता है शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? देखिए, अब शेर शाह के बारे में भी एकदम क्या है, बहुत ही दमदार है फैक्ट। क्योंकि शेर शाह किसका, ये जो शेर शाह है ये दौलत खान लोहानी का क्या था? दौलत खान लोहानी का क्या था? दौलत खान, ये बहार खान लोहानी का क्या था? अंगरक्षक था। अंग रक्षक। जब अंग रक्षक था तो इस पे कौन हमला किया? शेर हमला किया। जब शेर हमला किया तो एक तलवार में शेर को क्या किया? काट दिया। कौन? और शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। एक तलवार में काट दिया। जब एक तलवार में काट दिया तो यही बहार खान लोहानी ने उसकी किसकी उपाधि दी? शेर खां की। किसकी? शेर खां की। और जब चौसा का युद्ध जीत जाता है तो अपना नाम में क्या लगाता है? शेरशाह सूरी। ये क्या था? बहार खान लोहानी।
और दौलत खान लो, और इसकी जब ये मृत्यु हो गई थी, इसकी विधवा से उसने क्या किया था, शादी कर लिया था। कौन? शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी बहुत ही महत्वाकांक्षी था। और इनका मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। और शेरशाह सूरी ने ही क्या किया है साथियों, आपका दिल्ली पर दूसरे अफगान वंश की स्थापना की थी। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? अगर ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना पड़ रहा है, हमारे से जानना पड़ रहा है, तो ये दुखद है। बिहार के भागलपुर जिले में और कौन सा रेशम होता है? टसर रेशम। कौन सा रेशम होता है? टसर रेशम का खूब विकास हुआ है। ठीक है। में पूर्णिया में क्या है? तो पूर्णिया में जूट का विकास है। दरभंगा में क्या होता है? मखाना, जिसको क्या मिल चुका है? जीआई टैग भी मिल चुका है। ओके। और भोजपुर में वैसा कुछ नहीं है, लेकिन भोजपुर का सिलाव खाजा नालंदा का जो है, भोजपुर से थोड़ा ही हट के सिलाव खाजा, उसको भी मिला है। और बिहार के पहले गैर और भोजपुर शहर की स्थापना कल ही आपको कराए थे। भोजपुर शहर की स्थापना किसने किया? तो बिल्कुल सही, भोज राजा भोज किस वंश के थे? प्रतिहार वंश के। और ये जो हम लोग ये जो किए हैं राजा भोज वाला, ये शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर जो मिडाइवल हिस्ट्री किराए हैं उसी में करवाए हैं। तो आप लोग सोचते हो शिक्षक भर्ती का, नहीं, वो मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो आप सभी देख सकते हैं, जितने भी हमारे बिहार दरोगा के साथी है वो सब देख सकते हैं। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे? और पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और अंग्रेजी को जो है, अंग्रेजी जो आप लोग बिहार बोर्ड में अंग्रेजी नहीं देते हैं, उसको हटाने वाले कौन थे? आपके कर्पूरी ठाकुर जी थे। जैव विविधता को संरक्षण को लेकर भारत के किस देश के साथ समझौता किया है? तो जैव विविधता को संरक्षण को लेकर भारत ने किसके साथ संरक्षण किया है? ये नेपाल के साथ। किसके साथ किया है? नेपाल के साथ किया है। और जैव विविधता का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2010 में। कहाँ हुआ था? जापान के शहर नागोयो में। इसी किस नाम से जाना जाता है? नागोयो प्रोटोकॉल से नाम से जाना जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। और इस बार जो जैव विविधता दिवस है, कनाडा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ओजोन परत संरक्षण से। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2047 तक। गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भ में पल रहे बच्चे को भोजन जो है ये प्लेसेंटा से प्राप्त होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? अपारा भी कहते हैं, अपारा। और इसमें इसी भोजन के द्वारा क्या होता है? बच्चा जीवित रहता है। ओके। अगला देखिए, पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो पौधे में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो ये तो ऑक्सीन है। ठीक है। ऑक्सीन कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। और ये क्या करता है? आइए, इंडक्ट एक्टिविटी एसिड है, ये ऑक्सीन को क्या कर सकती है? और जिब्रेलिन जो है ये क्या करता है? बीजों का अंकुरन के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? बीजों को अंकुरन के लिए प्रेरित, अंकुरन के लिए प्रेरित करता है। और एस्कर्बिक एसिड क्या करता है? बीज के अंकुरन से रोकता है। क्या करता है? बीजों को अंकुरन से रोकता है। और आपका साइटोसिन क्या करता है? तो सेल डिवीजन करता है। क्या करता है? सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन। पौधे में बीजों का अंकुरन होने के लिए प्रेरित कौन करता है? जिब्रेलिन। और बीजों का अंकुरन से रोकता कौन है? एस्कर्बिक एसिड। और पौधे की वृद्धि को भी कौन रोकता है? एस्कर्बिक एसिड रोकता है। और फल पकाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इथिलीन, इथिन का गैस, किसका? इथिलीन का प्रयोग करते हैं फल पकाने के लिए। ओके। और ट्राइमेटिन हार्मोन पेड़ पौधे के जख्म को क्या करता है? भरता है। और एसिटिलीन जो है वृत्त और फलों के आयु को कैसे? ब्लैक हो। लेंस की शक्ति का संबंध किससे है? तो लेंस की शक्ति जो है डी बराबर क्या होता है? 1/f। तो फोकस की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? फोकस की व्युत्क्रमानुपाती होती है, पावर। ठीक है। और पावर, सॉरी, पावर है यहाँ। और इसको हम लोग पावर का मात्रक क्या है? तो ये है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। कहता है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल सही, नाइट्रिक ओसिड जो है ये ग्रीन हाउस। नाइट्रिक नहीं होगा, अगर यहाँ पर नाइट्रस रहता तो हो जाता नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन। और जलवाष्प है सबसे ज्यादा जल, ये बीएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो है ग्रीन हाउस कौन सा इफेक्ट प्रदान करता है? तो सब कार्बन डाइऑक्साइड मारा था, लेकिन सही जवाब क्या है? जलवाष्प। तो इस सब आप लोग याद रखिएगा, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है ना।
और आपका और क्या है, मीथेन है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 है। कितने हैं टोटल, तो 6 है। और सर्वाधिक क्या है, तो जलवाष्प है। ठीक ना, आगे चलिए। कहता है रोग विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो रोग विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। आप लोग पैथोलॉजी ले, और स्त्री स्त्रियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी। किडनी विभाग के अध्ययन को हेप्टोलॉजी। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है, साइट्रिक अम्ल का। और भोज्य पदार्थ के संरक्षण में किसका अम्ल यूज किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का। किसमें, भोज्य पदार्थ के संरक्षण में किसका यूज किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो चींटी के डंक में। चींटी के डंक, डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो मानव के हाथ में, HCl। और इसका पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे शरीर में एकदम तगड़ा है क्या। और भोजन को ही पकाता है। और क्या कहता है, और जैविक अम्ल क्या है, आइए हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। आइए आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं कोटलिया GS सेंटर का टेस्ट कंप्लीट डिस्कशन के साथ। कहता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं साथियों, तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापते हैं। ऑडियोमीटर से क्या नापते हैं, तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, पानी के अंदर, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। और हाइड्रोफोन से क्या मापते हैं, पानी के अंदर ध्वनि तरंग को मापते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण, और लाल रंग किसके कारण, स्ट्रोंसियम के कारण। लाल रंग स्ट्रोंसियम के कारण, और हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है। और उसमें बम के रूप में जो विस्फोटक का यूज किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का या नाइट्रिक एसिड का। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स किसे मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स का किसे मिला, एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। कहाँ के ये कोच क्या थे, विकेट मतलब गोलकीपर थे, तो ये अर्जेंटीना के थे। और गोल्डन बूट पुरस्कार किसको मिला है, लियोन मेसी को क्या मिला है, गोल्डन बूट मिला है। ठीक ना। किलियन इम्बापे ये कहाँ का था, तो ये फ्रांस का था। ये सर्वाधिक गोल किया है इनकी वजह से। और ये दोनों लियोन मेसी। और इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, तो आपका पता ही है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अर्जेंटीना ने किसे हराकर जीता है, फ्रांस को हराकर जीता है। लियोन मेसी की टीम ने किलियन इम्बापे की टीम को हराकर जीता है। इनकी वजह से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉक मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया, तो ये कौन सा बंदरगाह है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, मुंबई में। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका गुजरात में। और इसी बंदरगाह को के पास पहले लोथल बंदरगाह भी था। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये डॉल्फिन नोज से सुरक्षित बंदरगाह है। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह। ठीक ना। और कोचीन बंदरगाह जो है ये कम गहरा है, और ये कहाँ है, केरल में। ठीक, केरल भी कहाँ, पश्चिमी तट पे, मालाबार तट पे। मालाबार तट पे। तो ऐसा डिस्कशन कहाँ मिलेगा साथियों। महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके विरुद्ध था, तो महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुए थे, महात्मा गांधी 1942 में। कब स्टार्ट किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह को, 22 मार्च या 22 मार्च कहिए, या 23 मार्च क्या कीजिए, 23 मार्च 1942 को। और इसी में जो है ये किसके विरुद्ध था, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जो शामिल किया जा रहा था उसी के खिलाफ था। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये दोनों जानते हैं, ये दोनों सब पढ़ाता है, पहला दूसरा। लेकिन इस बार बीपीएससी जो है, बीपीएससी 67 में पूछ लिया था तीसरा, तो तीसरा कौन है, परम दत्त। क्योंकि इनका संबंध कहां से है, बिहार से है। और बिहार में कौन थे, तो बिहार में पहले कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और दूसरे आपके थे कौन सा, एन सिंह। कौन थे, एन सिंह। याद रखिएगा आप लोग, ये बिहार के हैं। ओके। और कहता है केमुनल अवार्ड कब आया था, तो 1932 में आया था। कब आया था, 16/8
16 तारीख 8वां महीना 1932 को कैमुनल अवार्ड आया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। और इसके इसके विरोध में भारत में क्या स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, तो ठीक समझ गए होंगे आप लोग। कहता है 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? ये जो है कहाँ लागू नहीं है साथियों आपका? तो ये पहले नंबर तो आपका ये मणिपुर में लागू नहीं है 73वां संविधान संशोधन। फिर आपका कहाँ लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। और फिर नागालैंड में भी लागू नहीं है। ये 73वां संविधान संशोधन कहाँ कहाँ लागू नहीं है? 1, 3 और 4। यहाँ ऑप्शन भी नहीं है। 1, 3 और 4 इसको बना लेते हैं। 1, 3 और 4 में लागू नहीं है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। और अभी मणिपुर में ही क्या है? हिंसा फैला हुआ है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होती है। नागालैंड में अभी बीजेपी की एक महिला क्या बनी है? विधायक बनी है इतने साल बाद। इनमें कौन स्थलरूढ़ देश नहीं है? वैसे देश जो चारों ओर से क्या करते हैं? जमीन से सीमा लगाते हैं, उसे क्या कहता है? स्थलरूढ़ देश। और इसमें गेबोन जो है ये स्थलरूढ़ देश नहीं है, क्योंकि ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के यहाँ पर गिनी के तट के पास स्थित देश कौन है? गेबोन। गिनी तट पे, गिनी तट पे। ठीक है। और दक्षिणी सूडान क्या है? अफ्रीका का ही। नाइजर भी अफ्रीका का ही। और बोत्सवाना भी अफ्रीका का ही। और बोत्सवाना एक और चीज के लिए प्रमुख है। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? काला हारी मरुस्थल। काला हारी मरुस्थल। ठीक है ना। नाइजर भी एक लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो नाइजर, नाइजर नदी के लिए। और यहाँ पर किसकी खेती होती है? तो पाम ऑयल। पाम ऑयल की खेती होती है खूब। और दक्षिणी सूडान जो है, अभी दक्षिणी सूडान ठीक है। और इसी की राजधानी कहाँ? खार्तूम में। ओके। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे माधवाचार्य। कौन थे? माधवाचार्य जी द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। शंकराचार्य किसके प्रतिपादक थे? अद्वैतवाद। किसके? अद्वैतवाद के। रामानुजमचार्य जो है ये किसके थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद। किसके? विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। और ये जो आपका निम्बकाचार्य जी हैं, ये द्वैतवाद के किसके थे? द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और उसके बाद एक आपका वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जी शुद्ध द्वैतवाद के थे। किसके प्रवर्तक थे? शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है ना। ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक। और ये अद्वैतवाद कैसे संप्रदाय थी? स्मृति संप्रदाय थी। कैसे संप्रदाय थी? स्मृति संप्रदाय। और ये जो है आपका माधवाचार्य जिसके थे, ये कैसा संप्रदाय था? तो ब्रह्म संप्रदाय था। ब्रह्म संप्रदाय। और ये जो है विशिष्ट द्वैतवाद, ये श्री कृष्ण के संप्रदाय थे। श्री समुदाय। और ये जो आपका ये रिम्बकाचार्य ये क्या था? समक्ष समुदाय। और ये जो आपका था ये क्या था? पुष्टि। ये आपका यहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है, द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद और अद्वैतावाद, ये सब करा दिया। अद्वैतवाद का शंकराचार्य। और चार मठ की स्थापना किसने किया था? शंकराचार्य ने ही किया था। ठीक ना। और पूर्वी आपको उत्तरी मठ को किस नाम से जाना जाता है? तो जोशी मठ। जब मेघमा किसी लंबत दरारों में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? जब मेघमा, देखिए, जब मेघमा किसी लंबत दरारों में जम जाता है तो उसे डाइक कहते हैं। मेघमा क्या है? ये आपका ज्वालामुखी है। और ऐसे क्या है? ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। लेकिन कहीं पर इसी उद्गार के समय क्या हुआ? यहाँ पर ऐसे करके एक दरार है। और इस दरार में मेघमा जम गया, तो इसी को क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। ठीक है ना। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? ये देखिए, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक ना। अध्यक्षता करता है। और इसमें कौन आता है? किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? तो इस क्षेत्र ये आता है इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप जो है इनमें से किसी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है। ये आता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। किसमें आता है? पश्चिमी में, क्योंकि महाराष्ट्र के और केरल के नीचे लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है? कर्नाटक आता है, केरला आता है, तमिलनाडु आता है। केंद्रीय में कौन कौन आता है? तो यूपी आता है, एमपी आता है, छत्तीसगढ़ आता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन आता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इंपॉर्टेंट है, इसमें अपना बिहार भी इसी में है। बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, ये सब किसमें आता है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। और पश्चिमी में आपका आता है महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली। और ठीक ना। और आपका क्या है साथियों? साथ ही साथ पूर्वोत्तर में कौन आते हैं? तो पूर्वोत्तर में तो 7+1 सातों राज्य प्लस एक सिक्किम।
तो किसमें शामिल कर दिया गया है? पूर्वोत्तर में शामिल कर दिया गया। और उत्तर में आपका कौन कौन आता है? उत्तर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आपका आता है क्या चीज? हरियाणा, सॉरी, हाँ, हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उसके बाद हरियाणा भी आता है इसी में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। ओके, ये सब किसमें आता है? आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। इनमें से कौन कर सा कर अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है साथियों? तो ये ऐसा कर जो लगाया किसी और पे जाए और उसका भुगतान कोई और करे, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। इसमें आपका निगम कर भी क्या है? निगम कर प्रत्यक्ष कर है, जिसका घर है उसी से लिया जाएगा। लेकिन सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, विज्ञापन कर अप्रत्यक्ष कर है, और उसके बाद संपत्ति कर ये प्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। तो ये सभी क्या है? आपके अप्रत्यक्ष कर है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कौन सा विषय है? मानव विकास सूचकांक, HRD क्या है? HDI। और इसका संकल्पना कौन दिया था? महबूब उल हक ने, महबूब उल हक। कहाँ के थे ये? पाकिस्तान के थे। और इन्होंने 1990 में इसकी संकल्पना दी थी, और इसमें जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता है। ओके, आइए अगला, मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य के पहल है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है ये हरियाणा राज्य की क्या है? पहल है साथियों। कहता है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो ये कॉमनवेल्थ 2026 के खेल से सभी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तीरंदाजी, निशानाबाजी, कुश्ती, और भारत इसी में सबसे ज्यादा मेडल जीतता था, तो इसको क्या कर दिया गया है? हटा ही दिया गया है। स्टेफेनहाइड किस धातु का अयस्क है? तो स्टेफेनहाइड जो ये चांदी का अयस्क है। किसका अयस्क है? चांदी का। और चांदी के इसके अलावा आप लोग जो जानते हैं वो क्या है? अर्जेंट टाइट। उसके बाद क्या है? हॉर्न सिल्वर। क्या है? हॉर्न सिल्वर। और क्या है? सिल्वर ग्लांस। क्या है? इसी से क्या निकलता है? सिल्वर। और आपको पता है साथियों, ये चांदी जो है ये आपका क्या है? अगर इस विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। और सोना का अयस्क क्या है? तो सोना का अयस्क है केल्वे लाइट, केल्वे नाइट। और प्लस क्या है? सिल्वे नाइट। ओके, और लोहा का अयस्क तो आप लोग जानबे करते हैं, लोहा का क्या है? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट। और टीन का अयस्क है आपका केसेटेराइट। केसेटेराइट, सी टोराइट। ओके, टीन का सूत्र क्या होता है? SN। ओके, सोना का क्या होता है? AU, चांदी का क्या होता है? AG, लोहा का क्या होता है? Fe। ओके, टीन और लोहा क्या है? लैटिन वर्ड से का इसका सिंबल है। इनमें से वह कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय से संबंधित नहीं है? मतलब वैसा कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय में नहीं निकलता है? ये है सिक्रेटिन। ये कहाँ निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, बाकी सभी हार्मोन आपका कहाँ से निकलता है? और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस भाग में? ड्यूडेनम में। किसमें? ड्यूडेनम में। ओके, पता है लैंपों का निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो लैंपों के निर्माण में आपका जो है फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्लिंट कांच का। पायरेक्स कांच, क्रूक्स कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? धूप चश्मा। किसमें? धूप चश्मा। क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका क्या है? पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला का उपकरण किस कांच से बनता है? पायरेक्स कांच से। और दूरबीन हो गया, ये सब किससे बनता है? फिलिप कांच से बनता है, सूक्ष्मदर्शी में, सब में। आगे आइए अगला देखते हैं। पता है किस उपग्रह का कक्षीय वेग कितना बढ़ा दिया जाए कि उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा? ये है √2 गुना। √2 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। और प्रतिशत में 414। और √2 का मान क्या होता है? 1.414। ओके, अगर ऐसे भी दे सकता है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। फ्लोबोक्विनोन। फ्लोबोक्विनोन क्या है साथियों? तो ये फ्लोबोक्विनोन जो है ये आपका B6 है। उसके बाद पायरोडॉक्सिन, ये क्या है आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखिए फ्लोबोक्विनोन क्या है? तो के है। पैराडॉक्सिन क्या है? तो पैराडॉक्सिन जो है आपका ये क्या है? B6 है। कोबला कोबलामीन क्या है साथियों? तो कोबलामीन आपका जो है ये है 1। और ये क्या है? कैल्सी
फिरॉल, ये विटामिन डी को कहते हैं। तो ये सभी क्या है, विटामिन और उसके रासायनिक नाम है। आप लोग देख लीजिए विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है पायरेडॉक्सिन। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, कोबलामीन। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफोराल। विटामिन बी के का नाम है फ्लोक्विनोन। विटामिन ई का नाम है टेकोफोराल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, बेरी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ये सब आप लोग जानते ही होंगे। इसका सही जवाब क्या है आपका साथियों, बी है। निम्न में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी तथा छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी, छोटा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और दर्पण में उत्तल और लेंस में कौन होगा, तो लेंस में अवतल, लेंस में अवतल लेंस। और इसका प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है, तो आपको पता है मोटरसाइकिल के साइड मिरर में, साइड मिरर में प्रयोग किया जाए। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाने जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है, तो धात्विक लक्षण घटता है। क्या होता है, घटता है। ओके, कहता है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के अभिमुख अर्थशास्त्री किसे, अभी तो क्या किया गया है, सुरेंद्र, अभी और विश्व बैंक का जो बदल गया, अभी तो वर्तमान में इंदरमीत गिल है। ओके, कहता लता मंगेशकर अवार्ड 2021 किसे मिला है। लता मंगेशकर अवार्ड जो सर्व प्रसिद्ध गायक को दिया जाता है, ये मिला है कुमार सानू जी को। किसे मिला है, कुमार सानू जी को। ठीक, कहता है 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। 2022 किसका, तबाड़ो टाइगर रिजर्व चांदपुर महाराष्ट्र, तब डोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में किया गया। ओके, निम्नलिखित में, और देखिए ये सभी क्या है, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसे T2X मतलब T*X मतलब T2X का अवार्ड मिल चुका है किसे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। और एक वाल्मीकि है, वाल्मीकि, जो कि कहाँ स्थित है आपका, बिहार में। हाँ, बिहार में कहाँ, पश्चिम चंपारण में। ओके, और वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो 53 हो गए। निम्न घटनाओं के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो 1928 में, 1928। कहता है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह भी 1928 में हुआ था। क्या, और इसी सत्याग्रह में भी ना क्या हुआ था, सरदार की उपाधि दी गई थी किसको, इसी सत्याग्रह में आपका सरदार की उपाधि, मोन्टेस्क्यू घोषणा तो 1919 में हुआ था। पूना पैक्ट जो है ये 1932 में आया था। अब मामला फंस गया कि दोनों में कौन पहले हुआ था, तो पहले बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने किसकी उपाधि दी थी, सरदार की। और ये जो हुआ था ये 12 जून को हुआ था। कब हुआ था। और नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, उस समय का सचिव कौन था भारत का, बर्कनहेड। तो नेहरू जी गए और बोले हमको अधिकार दो, अधिकार दो, तो और संविधान बनाने का अधिकार। तो बोले ठीक है आप जाइए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर दस्तखत करा के ले आइए, आपको बात मानेंगे। नेहरू रिपोर्ट बनाए, ये नेहरू जी के पिताजी कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और जब ये रिपोर्ट लेकर जिन्ना के पास गए तो बदले में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग दे दिया, और ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। लेकिन इसी नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, वायसराय की, तो इसमें आपका सही जवाब क्या है, तो दो, दो के बाद आपका क्या है, दो के बाद एक, दो एक तीन, 2-1-4-3, 2-1-4-3, 2-1-4-3। चलिए ठीक है, सॉरी 2-1-4-3 कहाँ भैया, 2-1-3-4, हाँ 2-1-3-4। मोन्टेस्क्यू घोषणा ये तो 1917 में ही हुई थी। अच्छा, एक सेकेंड, तब का 4-2-1-3 हो सकता है, 4-1-2-3 ऑप्शन के हिसाब से। चार, हाँ सबसे पहले चाचा 4-2-1-3, ओके ठीक है, 4-2-1-3, ठीक है, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विठल भाई पटेल जो है क्या बने थे, विधान परिषद के अध्यक्ष बन गए थे। और क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू सुमेलित है, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संचालन समिति के, तो ये क्या है, के.एम. मुंशी सुमेलित नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्य समिति के क्या थे, जवाहरलाल नेहरू। सही है। आइए अगला देखते सवाल साथियों। कहता हिमालय प्रादेशिक विभाजन में सर्वाधिक लंबाई किस हिमालय की है, तो सर्वाधिक लंबाई किसकी होगी, प्रादेशिक विभाजन हिमालय के किसके आधार पर किया जाता है, नदियों के आधार पे।
सबसे पहले आपका क्या है, सिंधु से लेकर कहां तक, काली नदी तक। इस हिमालय को क्या कहते हैं, आपको इस हिमालय को कहते हैं, अब यही देख लेते हैं। तो ये पंजाब हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय कहां से कहां तक है, असम हिमालय है तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है। उसके बाद आपका कुमायूं हिमालय कहां से है, तो ये है आपका सतलज से लेकर काली तक, मतलब काली नदी से लेकर कहां तक, सतलज तक। नेपाल हिमालय कहाँ है, नेपाल हिमालय है कहां से, काली नदी से तीस्ता तक, ठीक। पंजाब हिमालय कहां तक है, तो सिंधु से लेकर कहां तक, सतलज तक। और कहता है सर्वाधिक लंबाई किसकी है, तो सर्वाधिक लंबाई चौड़ाई 816 किलोमीटर के आसपास है। 816 किलोमीटर किसकी, नेपाल हिमालय की। और सबसे ऊंची चोटी भी इसी नेपाल हिमालय में मिलता है। मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर, और ये जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन है, किसने किया था, सिडनी सिडनी बुराड ने, किसने किया था, सिडनी बुराड ने किया था। मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करती है, तो मृदा निर्माण सर्वप्रथम किस पर निर्भर करती है, अक्षय पे, किस पर निर्भर करती है, अक्षय पे। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई, कौन नहीं जानता, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में की गई। और इसके स्थापना करता कौन थे, सर विलियम जोन्स, कौन थे, सर विलियम जोश थे। तथा बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बौद्ध बठों में रहने भिक्षु भिक्षुणियों का अनुशासन संबंधी उल्लेख है, तो अनुशासन विनय पिटक में क्या है, इसके नियम कानून है। विनय पिटक के रचनाकार कौन थे, उपाली थे, कौन थे, उपाली, ठीक ना। सूत पिटक में क्या है, तो सूत पिटक में आनंद आनंद थे और ये उपदेश है। इसके रचनाकार कौन थे, आनंद से, और इसमें क्या है, उपदेश है साथियों। और अभिदम्ब पिटक में क्या है, तो ये दर्शन है, बुद्ध बौद्ध दर्शन है। और इसके रचनाकार कौन थे, मोगली मोगली पुत्र इस। अगर अगुंतर निकाय से क्या मिलती है, तो 16 महाजनपद की जानकारी। ओके। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, और किया गया तो मध्य प्रदेश में। और कौन सा राज्य पहला स्थान पर आया है, तो हरियाणा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को अवार्ड किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है किसे, इसे क्या कहते हैं, सोर राई पोट्टू को। तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर, तो कामरूप जैसे आ जाए समझ आइए आईआईटी क्या होगा, गुवाहाटी, क्योंकि कामरूप और कामाख्या मंदिर कहाँ है, आईआईटी गुवाहाटी में है, ठीक है ना। अतः मनुष्य की अधिकतम सर्व क्षमता कितनी होती है, तो मनुष्य अधिकतम जो है 95 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे ज्यादा होगा तो अगर मान लीजिए 120 डेसिबल का मनुष्य को एक बार सुना दीजिए तो बहरा हो जाएगा। एनिलीडा संघ के जंतु किससे शोषण लेते हैं, एनिलीडा संघ के जंतु जो है ये किससे शोषण लेते हैं, त्वचा से। किससे, त्वचा से लेते हैं, किससे लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं। और गिल से कौन सांस लेता है, तो ये और ये सब किस में आता है, तो ये सब से सांस कौन लेता है आपका, तो ये सब से सांस लेते हैं आपके कौन सा, मत्स्य। गिल से कौन सांस लेता है, मछली। फेफड़ा से कौन सांस लेता है, मेढक वर फेफड़ों से लेता है। और उभयचर ये सब किस में आते हैं, उभयचर में। उभयचर तीनों से सांस लेने वाला कौन है आपका, मेढक। और फुसफुसिया कोष किस में होता है, मनुष्य में, जीव जंतु में। कहता है तो समान लंबाई का तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न उष्मा का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात क्या होगा, 4:1 होगा। क्योंकि H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है H बराबर। इससे आप लोग श्रेणी क्रम में लगा दीजिएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। लेंस की शक्ति का संबंध किससे है, तो फोकस की व्युत्क्रमण अनुपात। क्वेश्चन रिपीट कर गया। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं साथियों। कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किसमें होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। किसमें होता है, क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत को ही आप क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, याद रखिएगा। और पाचन की शुद्धता मध्य, और पाचन की शुरुआत कहां से होती है, आमाशय से हो जाती है। लेकिन पाचन जो, और कुछ आंशिक पाचन हमारे मुंह में भी हो जाता है, टाइलिन के। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें, तो बिहार का यह जिला जो उत्तर से दक्षिण में है, तो क्या है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, जहानाबाद है और गया है। ये क्या है, उत्तर से दक्षिण है। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया था, 1198 में। कब हुआ था, 1198 में। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है, ये किस देश में किया गया, नेपाल में।
कहता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे में। कहाँ किए हैं? पराग्वे में। ओके, निम्न में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है आपका क्या चीज? बिल्कुल, जो आपका क्या है, खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है। आपको पता है कि खरीफ की फसल जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और जौ की फसल जो है या रबी की फसल जो है नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है और इसी बीच आपका एक जायद फसल भी हो जाता है। इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? दीवाने को ही कृषि विभाग। अब कल जो हम लोग क्या किए थे, मिडाइवल हिस्ट्री बिहार शिक्षक के लिए किए थे, उसमें इसको डिटेल से बता दिए हैं। दीवाने को ही कृषि, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दीवाने को ही कृषि विभाग सही है। उसके बाद स्कूल लाया था तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी, ठीक है ना। उसके बाद कहता है दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग, ये कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। दीवाने मुख्तराज राजस्व विभाग, ये कौन लाया था? ठीक है, ये लाया था आपका दीवाने मुख्तराज, ये लाया था अकबर। और उसके बाद दीवाने ईसा, ये कौन लाया था? तो शाही पत्राचार के लिए था। किसके लिए था? ये सैन्य विभाग नहीं था। सैन्य विभाग क्या था? तो दीवाने अर्ज, क्या था? दीवाने अर्ज। और सैन्य विभाग वाला कौन बनाया था? बलबन। कौन बनाया था? बलबन। ये क्या था? पत्राचार के लिए। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए? तो 1/4 सदस्यों का क्या चाहिए? हस्ताक्षर चाहिए। और 60 दिन में क्या होना चाहिए? कार्यक्रम। और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना चाहिए। और 2/2 बहुमत से क्या होगा? पारित होगा। क्या होगा? पारित होगा, तभी महाभियोग सक्सेस होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन गर्म स्थानीय पवन है? गर्म स्थानीय पवन यहाँ पर जो सभी है क्या है? 2, 4 और 5। यहाँ देखिए मिस्टियल, ये कहाँ चलता है? फ्रांस एंड स्पेन में। फ्रांस प्लस स्पेन में। ये कैसी है? ठंडी। बोरा कहाँ चलता है? तो बोरा चलता है आपका इटली में, ठीक है ना। ये भी आपकी कैसी है? ठंडी। फॉर्न कहाँ चलता है? तो फॉर्न चलता है आपका गर्म है। बिलियर्ड कहाँ चलता है? ये चलता है साइबेरिया में, ठंडी है, ठंडी पवन है। सिरोको कहाँ चलता है? ये गर्म पवन है, सिरोको गर्म पवन है। और चिनुक जो है ये अमेरिका में चलता है और ये भी क्या है? गर्म पवन है। और इसीलिए चिनुक नाम से क्या करता है? अमेरिका हेलीकॉप्टर भी निकालता है साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा? 2, 4 और 5। 2, 4 और 5। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णन है? ये तीसरी अनुसूची में। शपथ का प्रावधान किसमें है? तीसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते किसमें है? दूसरी में। पहले अनुसूची में। और चौथी अनुसूची में क्या है साथियों? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। और छठी अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य यहाँ के पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जिसका हमने आपको ट्रिक भी दिया था, हमें मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है ना। मिजोरम और त्रिपुरा। ओके, पता है तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तारीख फिरोज शाही के रचनाकार थे आपको जियाउद्दीन बर्नी। तारीख शेर शाही के रचनाकार कौन थे? तारीख शेर शाही के रचना थे अब्बास खान शेर खानी। तारीख मुबारक शाही के कौन थे? अय्या बिन अहमद सरिंदी। और तारीख यामनी के कौन थे? उतवी। तारीख यामनी के कौन थे? उतवी जी थे। ओके, ये सब मध्यकाल के। और ये पूरा बुक पुस्तक जो है हम लोग करवा रखे हैं आपको मिडाइवल हिस्ट्री के कंप्लीट सेट में। 3 घंटा का वीडियो है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के नाम से, आप लोग उसको देखिएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के कोटजी स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो कोटजी स्थल के उत्खननकर्ता थे फजल अहमद खां। इसको भी हमने कराया है एंशियंट हिस्ट्री में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्ता मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? ये आपका कहाँ का है? 5वें हाथी तमिलनाडु के अगस्ता मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? भारत ऐसा किसके साथ करेगा? बांग्लादेश को अतिथि के रूप में बुलाएगा। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो T20 के लिए विश्व कप में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? युवराज सिंह को। किसे बनाया गया? युवराज सिंह को। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? इंग्लिश चैनल एवं ऊपरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि। और डेनमार्क संधि ही नहीं है। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि है। मेगलन जल संधि भी है, कहाँ? उत्तरी अमेरिका के और दक्षिण अमेरिका के पास है मेगलन जल संधि। ओके,
ठीक है ना। और सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि क्या है? सबसे चौड़ी जल संधि है। कहाँ स्थित है आपका? लेब्राडोर सागर को किससे जोड़ता है? बेफिन की खाड़ी से। किससे? बेफिन की खाड़ी से जोड़ता है। ग्रीनलैंड के पास है। कहाँ है? ग्रीनलैंड के पास है। आप लोग देखे होंगे डेनमार्क संधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जोड़ता है। और मैगलन संधि टेरा फ्योरा को फॉकलैंड द्वीप से अलग करता है। ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है। तथा लोक सेवा आयोग के गठन के लिए ली आयोग का गठन किस वायसराय के काल में हुआ था? ये किस वायसराय के काल में हुआ था? रीडिंग के कार्य में हुआ था। तथा सुमेलित कीजिए भाग 8 में क्या है साथियों? तो भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भाग 17 में क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। इस तरह से आपका सही सुमेलित क्या है? सी है। ओके। और ये आर्टिकल अगर पूछ दे कि भाग 8 में कहां से कहां तक आर्टिकल है, तो 239 से लेकर 242 तक। उसके बाद भाग 15 में 324 से लेकर 324 से 329 तक। भाग 20 में आर्टिकल कितना है? 368, मात्र एक ही आर्टिकल है। ठीक ना। संविधान संशोधन का प्रावधान है भाग 20 में। और भाग 17 में 343 से लेकर कितना तक? 345 तक है। वह तक 351 के वह तक है। ठीक, याद रखिएगा इसको। चियापासा का पठार किस देश में स्थित है? तो चियापासा का पठार जो है मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका का देश है, लेकिन लेटिन अमेरिका से बाहर है। कहता है भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र में से, तो शरतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु में होती है। और पंजाब में किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ से। और तमिलनाडु में क्या होता है? लौटती मानसून से या प्रवर्ती मानसून से। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर में फतवा हो जारी हुआ था अकबर के विरुद्ध में, क्योंकि अकबर ने हिंदुओं से शादी किया था। हाल में और क्या किया था? धर्म नहीं मानता था। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम तमिलनाडु ने शुरू किया। बच्चा स्कूल जाएगा, उसको नाश्ता मिलेगा। भारत ने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? यह है आपका जर्मनी। जर्मनी को हरा के हम लोगों ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप टर्की। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ 1953 में। कब हुआ है? 1953 में। मार्किंड शब्द का संबंध किससे है? तो मार्किंड, विनो मार्किंड जो है क्रिकेट के खिलाड़ी थे। और जब आप लोग ऐसे स्टंप है मान लीजिए, और स्टंप से आगे बढ़ जाते हैं और बॉलर ऐसे मार देता है, इसी को क्या कहते हैं? मार्किंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्किंड। आप लोग देखे होंगे अश्विन उड़ा दिया था एक बार, किसको? शायद बेन स्टोक को आउट कर दिया था। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी जी। कहता है पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ये देखिए आपका क्या है? यहाँ है। और यहाँ बांग्लादेश है, तो कितना राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य है। तो कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ओके। नाइटो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो नाइटो जो है ये कहाँ की है? जापान की गुप्तचर संस्था है। इजराइल की गुप्तचर संस्था को क्या कहते हैं? मोसाद कहते हैं, जो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है ना। ईरान की गुप्तचर संस्था को क्या कहते हैं? शायद तो ऐसे कुछ है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी साथियों? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी 1965 में। कब की गई थी? 1965 में। तिब्बत सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी। होम गार्ड की स्थापना कब किया गया साथियों? तो ये 1946 में होम गार्ड का स्थापना किया गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई? 1984 में की गई। इस तरह से आपका जो सही जवाब है वो क्या है आपका? बिल्कुल सही, डी है। याद रखिएगा बीएसएफ कब? 1965। भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल 1962। होम गार्ड जो है 1946। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984। ओके साथियों। मंडी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मंडी जो है ये मांडी, ये गोवा का, और मांडवी नदी भी गोवा में ही बहती है। तथा राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। यदि x का भार और y के भार से 20% कम है, तो तब y का भार x के भार से कितना प्रतिशत अधिक होगा? इसका सही जवाब आप लोग कितना मारिएगा? 25%।
शकीला को एक मशीन के पुर्जे को 540 रुपये में बेचने पर 10% हानि होता है और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को उसी हिस्से को किस मूल्य पर बेचना होगा। बहुत ही सिंपल ही सवाल है, आप लोग से बन जाएगा। 660 रुपया में बेचना होगा। यदि 1 वर्ष के समय में 12,000 रुपये की धनराशि 12,600 रुपया हो जाते हैं तो साधारण ब्याज की समान दर पर 7 वर्ष के अंत में 8,000 रुपया की धनराशि कितनी हो जाएगी। आप लोग जानते हैं एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। वहां से आपको दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है 600, टाइम ए दिया हुआ है 1 साल, और आपको आर निकाल लेना है पहले और उसके बाद क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, 24,300। क्या होगा, 24,300। ओके, कहता है प्रतिदिन 24 घंटे कार्य करते हुए राज 48 दिनों में एक कार्य पूरा करता है। 72 दिनों में समान कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितना, तो 24 घंटे कार्य करते हुए 48 दिनों में 24 गुना 48 और 72 गुना एक्स करके निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना दिन में कार्य कर देगा साथियों, 16 दिन में पूरा काम निपटा देगा। यदि 5 संख्या एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 13 का औसत 28 है, तो इस श्रृंखला में तो बीच वाला ले लीजिए, 5 प्लस एक्स बराबर 28 और 28 में से 5 घटा दीजिए, 25 हो जाएगा। और श्रृंखला की दूसरी संख्या क्या होगी, 25 प्लस 3 26 27 28, तो 28 तो है ना, तो 28 दशमलव कितना होगा, दूसरी 26 हो जाएगी, कितने हो जाएगी 26। 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 5 दिन तक कार्य कर लेने के बाद 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो शेष कार्य करने में मात्र कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। एक व्यक्ति को उसके 1250 रुपये के भोजन बिल पर 30% और फिर 20% की छूट मिलती है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, उसे भुगतान करना पड़ेगा साथियों आपका 700 रुपया। विपरीत दिशाओं में क्रमशः 17 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही बराबर लंबाई की 2 ट्रेनें एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार करती है। पहली ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, तो ये कितने समय में पार करेगी, 30 में। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 360 रुपया में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जा गई होती तो लाभ 50% होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य है 300 रुपया। यदि 10 अंकों की एक संख्या इतना से विभाजित है तो 2x माइनस वाई का मान कितना होगा, तो 10 अंकों की संख्या है और किससे विभाजित है, 10 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है, तो 12 हो जाए, क्या हो जाएगा इसका 18 या 12, 18 लगता है हमको। चलिए, तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, बिहार दरोगा का सेट नंबर आपका निपटा दिया। और आप लोग याद रखिएगा साथियों, ये जो आपका बिहार दरोगा का सेट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है और ये सेट आपको करा दिए हैं कोटलिया जीएस टीचिंग सेंटर का है साथियों। ओके, और पेड टेस्ट है और बिल्कुल फ्री है और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आपको ये भी करा रहे हैं, ये भी करा है, ये भी करा है, ये भी करा है। और यहाँ देखिए, ये जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री जीके जीएस, आप लोग इसमें एंशियंट हिस्ट्री देख लीजिएगा, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री जो है, प्राचीन इतिहास जो है, वो चाहे दरोगा को हो, चाहे बीपीएससी का हो या चाहे शिक्षक भर्ती का हो, सब तो सेम ही है ना। बच्चे सोचते हैं अगर इसमें शिक्षक भर्ती लिख दिए तो शिक्षक वही वाला देखेगा, दूसरा नहीं देखेगा। और ये टेस्ट आपको कल मिलेगा। चलिए, तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।